Hey everyone, this is Prisha Kafaria. Welcome back to my channel. So आज हम क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर नंबर 7 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी को स्टार्ट करने वाले हैं. दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ एंटायर टर्म टू सिलेबस ऑफ सोशल साइंस. सो गेट रेडी फॉर योर प्रिपरेशन एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन. सो सबसे पहले बात करते हैं कि आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी. देखिए, आउटकम्स मतलब रिजल्ट्स. ठीक है, डेमोक्रेसी हमने इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में लाई. अब उसका क्या रिजल्ट आ रहा है, इतने साल हो गए, अब हम देखना चाहते हैं कि क्या डेमोक्रेसी हमारे इंडिया के लिए अच्छी साबित हुई या बुरी साबित हुई. सो दीज आर द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी. सबसे पहले देखते हैं कि हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स, कि किस तरह से हम कौन से आउटकम्स हैं जो कि हमें मतलब एडवांटेजेस टाइप लगते हैं डेमोक्रेसी के, है ना. तो वो आउटकम्स हम सबसे पहले देखते हैं. सो डेमोक्रेसी इज़ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन एनी डिक्टेटरशिप इन द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स. इससे हमने डेमोक्रेसी बहुत समय से हमारे यहाँ चलती आ रही है, और इसका ये रिजल्ट तो हमें पता ही है कि डेमोक्रेसी दूसरे टाइप की अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बहुत अच्छी है. लाइक डिक्टेटरशिप्स मान लो, मोनार्कीज मान लो, सबसे डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है. नाउ इन वॉट वेज, तो कुछ पॉइंट्स हैं तो वो देखते हैं. पहला है, इट प्रमोट्स इक्वलिटी अमंग सिटीजन्स. लोगों के बीच में ये इक्वलिटी लाती है, समानता लाती है. दूसरी चीज़ है, इट एनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल. एक पर्सन है, मतलब कोई सा भी अगर डाउन कास्ट का पर्सन भी है तो उसको भी एक खुद की रिस्पेक्ट दी जाती है. दिस इज द मेन आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी. तीसरा है, इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग कैसे. देखिए, बहुत टाइम लगता है किसी भी डिसीजन को पास होने में, किसी भी लॉ को पास होने में. ये टाइम क्यों लगता है, क्योंकि इस पर बहुत सारी डिबेट्स होती है लेजिस्लेचर में. बहुत ज़्यादा मतलब इधर मतलब लोगों की भी सुनी जाती है इसमें. अलग अलग मिनिस्टर्स अपनी राय देते हैं, फिर चीफ मिनिस्टर राय देते हैं. अलग अलग कितने सारे स्टेट्स होती हैं, कितने सारे एमएलएज, अलग अलग लोग जो होते हैं वो अपना 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 ओपिनियन देते हैं किसी भी लॉ को पास होने में. और लास्ट में जो एक कॉमन चीज़ होती है जिस पर सारे लोग एग्री करते हैं, फिर वो डिसीजन जो होता है वो पास किया जाता है लेजिस्लेचर में. ठीक है, तो डिबेट बहुत सारी होती है. तो डेमोक्रेसी इज फुल्ली बेस्ड ऑन नेगोशिएशंस एंड डेलिब्रेशन, ये बोला जाता है. तो इस कारण से इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. मतलब इसका मतलब ये है, इतना ज़्यादा डिबेट होने के बाद में अगर कोई डिसीजन बना है तो मतलब वो लोगों को पसंद आएगा, है ना, वो लोगों को अच्छा लगेगा. तो ऐसा इस तरह से क्वालिटी आ जाती है डिसीजन मेकिंग में. ठीक है. चौथा है, इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स. लोगों के बीच में अगर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कम्युनलिज्म की भावना लोगों के अंदर आ जाती है, तो क्या करती है डेमोक्रेसी में ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिसके कारण ये कॉन्फ्लिक्ट्स को भी सॉल्व किया जा सकता है. ठीक है, वो हम डेप्थ में पढ़ेंगे इस चैप्टर में जब हम आगे और पढ़ेंगे. ठीक है. फिर इट अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स. अगर कोई सी भी गलती हो जाती है तो फिर आप उसको करेक्शन करने के लिए भी, उसके लिए भी कुछ प्रोविजंस होते हैं. ठीक है, इन सब चीज़ों को डेप्थ में और आगे पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में. ठीक है, चलिए सबसे पहले आते हैं कि हाउ डेमोक्रेसी इज अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट. अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्सिव का क्या होता है, लेजिटिमेट का क्या होता है. देखिए, अकाउंटेबल मतलब आंसरेबल टू पीपल, कि अगर कुछ आप गलत भी कर दो तो आप आंसरेबल हो लोगों के लिए. ठीक है, कि अगर आपने कोई गलत डिसीजन भी ले लिया तो आप लोगों को बोलोगे कि हाँ, ये हमारी मिस्टेक थी, हम इसको फिर से सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो ये चीज़ से एक और ये चीज़ आती है कि इट अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स. ठीक है, अकाउंटेबल मतलब यही होता है. अब आता है रिस्पॉन्सिव मतलब कि अगर कुछ भी मतलब लोगों की कुछ नीड्स होती हैं, है ना, कुछ ज़रूरतें होती हैं, उनको पूरी करने के लिए अलग अलग लोग होते हैं जिनको पोस्ट असाइन होती हैं. ठीक है, डेमोक्रेसी में तो वो लोग उनकी परेशानियों को सुनते हैं, उनको सॉल्व करते हैं. तो रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है, इट मीन्स दैट रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है. कभी भी अगर लोगों को ये लगे कि हमें डिसीजन मेकिंग किस तरह से हो रहा है, वो प्रोसीजर हमें देखना है, तो वो बहुत आराम से वेलकम है डेमोक्रेसी में कि वो आ सकते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को देख सकते हैं. और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंसी भी बोलते हैं. तो ये दूसरा फीचर हो गया डेमोक्रेसी का. पहला फीचर क्या था कि वो अकाउंटेबल है. दूसरा फीचर क्या है कि वो रिस्पॉन्सिव है. तीसरा फीचर क्या है कि वो लेजिटिमेट है मतलब लीगल है ना. इलीगल नहीं है. इलीगल होता है तो क्या होता है, इलीगल होता है तो उसके ऊपर बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा जुडिशियल चीज़ों में लगता है. लेकिन वो लीगल है. क्यों लीगल है, क्योंकि बड़े बड़े मिनिस्टर्स ने, टॉप रैंक लीडर्स ने इसे बनाया है, इसे स्थापित किया, इसलिए बोल सकते हैं कि ये एक लीगल गवर्नमेंट है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट है. अब हम पढ़ते हैं क्या लिखा है यहाँ पर. पीपल हैव द राइट टू चूज द रूलर्स एंड दे हैव कंट्रोल ओवर द रूलर्स. लोगों के पास ये एक राइट है कि वो अपने रूलर्स को चूज कर सकें. ठीक है, इलेक्शंस होते हैं
और फिर अगर वो चाहें तो उन रूलर को हटा भी सकते हैं whenever they think that the ruler is not मतलब सही से काम नहीं कर रहा है, तो फिर उस रूलर को निकाल भी सकते हैं। सिटीजन्स कैन पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन को बनाने में भी सिटीजन्स अपना मतलब अपना मत दे सकते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं। कुछ भी अगर डिसीजन बनाना होता है तो सिटीजन्स का भी एक ओपिनियन लिया जाता है, ठीक है। Thus, democracy produces a government that is accountable to the citizens and responsive to the needs and participation expectations of the citizens. अब आता है डेमोक्रेसी इंश्योर्स दैट डिसीजन मेकिंग इज बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर। डिसीजन मेकिंग हमेशा नॉर्म्स और प्रोसीजर्स से होना चाहिए, मतलब स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। पहला स्टेप क्या होगा कि उसे उसका डिबेट किया जाना चाहिए, दूसरा स्टेप क्या होगा लोगों के ओपिनियंस लिए जाने, तीसरा स्टेप सिटीजन्स के ओपिनियन लिए जाने चाहिए, और धीरे 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 फिर एक ऐसे निष्कर्ष तक पहुंच जाना चाहिए कि वो डिसीजन अब गलत साबित हो ही नहीं सकता, फिर वो डिसीजन पास किया जाना चाहिए ताकि लोग भी उसका अपोज नहीं कर पाए। तो दिस इज हाउ डेमोक्रेसी इंश्योर्स दैट डिसीजन मेकिंग इज बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स। फिर आता है सो अ सिटीजन हु वांट्स टू नो इफ अ डिसीजन वाज टेकन थ्रू द करेक्ट प्रोसीजर्स कैन फाइंड दिस इंफॉर्मेशन। ये भी मैंने बताया था, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी, है ना। सिटीजन्स कैन टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग व्हेनेवर दे वांट, कभी भी अगर वो चाहें डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेना है, पार्टिसिपेट करना है, दे कैन पार्टिसिपेट। तीसरा है अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द पीपल्स ओन गवर्नमेंट। लोग गवर्नमेंट को खुद की गवर्नमेंट मान, ये डेमोक्रेसी को खुद की गवर्नमेंट मानते हैं कि हाँ ये हमारी गवर्नमेंट है। तो दिस अपनापन वाली जो भावना होती है ये लोगों में, इट मीन्स दैट इट इज़ अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट, इट इज़ अ लीगल गवर्नमेंट, ठीक है। पीपल विश टू बी रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय देम। लोग भी पसंद करते हैं ना कि हम जो रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करते हैं वही हमें रूल करते हैं, तो इस कारण से लोग चाहते हैं कि ऐसी ही चीज जो है वो आगे चलती रहे, एंड दिस इज द मेजर आउटकम ऑफ द डेमोक्रेसी। अब हम आते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। इकोनॉमी कितनी ग्रो हुई है, कितनी डेवलप हुई है डेमोक्रेसी के होते हुए, ठीक है। डिक्टेटरशिप के होते हुए कितनी ग्रो होती है और मोनार्की के होते हुए कितनी ग्रो होती है, ये सब हम इस पोर्शन में समझेंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स। पहली बात तो यही है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है। वो क्या फैक्टर्स हैं? पहला है द कंट्रीज पॉपुलेशन साइज। कंट्री की पॉपुलेशन मैटर करती है कि कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है। अब इंडिया की तो इस केस में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, चाइना की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, दूसरी कंट्रीज़ में आपने देखा ही होगा कि आपने श्रीलंका बेल्जियम वाला जो चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर सिविक्स से फर्स्ट चैप्टर, उसमें आपने देखा होगा कि जर्मनी में, महाराष्ट्र में जितनी पॉपुलेशन है उतनी पॉपुलेशन से भी आधी पॉपुलेशन समझो जर्मनी में। आप सोचो, आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो पॉपुलेशन साइज पे डिपेंड करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्लोबल सिचुएशन पे डिपेंड करता है, और कोऑपरेशन विद अदर कंट्रीज़ कि आप दूसरी कंट्रीज से आपके क्या रिलेशंस हैं, क्या कोऑपरेशन है, क्या कोऑपरेशन करते हो आप, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ कि आपकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, आप क्या चीज़ अपने इंडिया में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कराना चाहते हो, ठीक है, वो इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ में आ जाते हैं। अडॉप्टेड बाय द कंट्री एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड करता है, आया समझ में। अब देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द रेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बिटवीन कंट्रीज अंडर डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी। अब ये स्लाइटली एक डिफरेंस देखा गया है। क्या डिफरेंस देखा गया है कि जो कंट्रीज डिक्टेटरशिप के अंडर में है उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्लाइटली हायर है देन जो कंट्रीज डेमोक्रेसी के अंडर में है। तो डेमोक्रेसी इज प्रेफर्ड एज इट हैज़ सेवरल पॉजिटिव आउटकम्स। देखिए, ये एक नेगेटिव आउटकम हो सकता है लेकिन इससे भी ज़्यादा उसके पॉजिटिव आउटकम है। हम कभी भी किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं तो इसी उस पर कंपेयर करते हैं ना कि किसके ज़्यादा पॉजिटिव, किसके ज़्यादा नेगेटिव आउटकम है। जिसके ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम होंगे आप उसको उस चीज़ को प्रेफर करेंगे। तो इन द सेम वे यहाँ पर डेमोक्रेसी के भी नेगेटिव आउटकम हो सकता है एक, कि इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी नहीं होती है लेकिन फिर भी वो पॉपुलेशन साइज पे और बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करता है। इंडिया में पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो हम एक चीज़ के चलते डेमोक्रेसी को मतलब ये नहीं बोल सकते कि डेमोक्रेसी इज दी वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नो, इट हैज़ मेनी पॉजिटिव आउटकम्स एज वेल, है ना। तो इस कारण से डेमोक्रेसी इज प्रेफर्ड ऑल ओवर एशिया ऑल्सो, ऑल ओवर वर्ल्ड ऑल्सो, ठीक है। अब आते हैं हम इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। क्या इकोनॉमिक आउटकम्स रहे डेमोक्रेसी के? तो कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स है। दिस शोज द रिलेशन ऑफ डेमोक्रेसी विद इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ कि किन लोगों के पास, मतलब इनइक्वालिटीज़ मतलब रिच लोगों के पास अभी भी रिच लोगों की तनख्वाह ज़्यादा है और पुअर लोग अभी भी पुअर होते जा रहे हैं। ये बोलते हैं ना कि अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब और गरीब होता जा रहा है। तो ये चीज़ जो होती है ये डेमोक्रेसी में होती है ना, कड़वा सच जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा है लेकिन फिर भी हम इसको और इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक
ठीक है। लेकिन डिक्टेटरशिप्स में क्या है, हमेशा से अच्छी खासी इकोनॉमिक ग्रोथ होती हुई दिखाई देती है। अभी हम देखते हैं इकोनॉमिक क्या आउटकम्स हैं डेमोक्रेसी के। पहला है डिक्टेटोरियल रिजाइम हैज़ हैड अ स्लाइटली बेटर रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये हमने पढ़ लिया कि डिक्टेटोरियल रिजाइम जो होती है उसमें अच्छा खासा हो जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ। बट व्हेन वी कंपेयर द रिकॉर्ड ओनली इन पुअर कंट्रीज देयर इज वर्चुअली नो डिफरेंस। लेकिन जब हम पुअर कंट्रीज में उनका रिकॉर्ड देखें कि पुअर कंट्रीज जो है वहाँ पर अगर डिक्टेटरशिप है तो फिर कोई डिफरेंस नहीं देखा जाता कि वहाँ पर इतनी अच्छी खासी ग्रोथ नहीं हो रही है। देयर कैन बी वेरी लेस डिग्री ऑफ इनइक्वलिटीज़ विद इन डेमोक्रेसी। लेकिन डेमोक्रेसी में बहुत कम इनइक्वलिटीज़ होती हैं, है ना। और दूसरी मतलब डिक्टेटरशिप और इन जगहों पर थोड़ी ज़्यादा इनइक्वलिटीज़, मैंने इनइक्वलिटी समझा दिया है। वही चीज़ होती है कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, ठीक है। ये हम रिडक्शन ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ पॉवर्टी में भी पढ़ेंगे। यहाँ पर दूसरा वाला पॉइंट ये बताता है कि डेमोक्रेसी में क्या है, देयर कैन बी वेरी हाई डिग्री ऑफ इनइक्वलिटीज विद इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में ज़्यादा इनइक्वलिटीज हो सकती है देन वी कैन कंपेयर विद अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। तीसरा है देयर इज ऑफन इनइक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू द पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। अच्छा, अपॉर्चुनिटीज़ में भी बहुत प्रॉब्लम आती है कि पुअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती, जिसके कारण परफॉर्म नहीं कर पाते हैं वेल, ठीक है। तो ये कुछ इकोनॉमिक आउटकम्स हैं डेमोक्रेसी के। तो अभी तक हमने जितने भी पॉइंट्स पढ़े इनसे हम ये तो एग्री कर सकते हैं कि हाँ, डेमोक्रेसी इकोनॉमिक फ्रंट में इतना अच्छा तो परफॉर्म नहीं करती है, ठीक है। तो ये कंप्लीट होता है। अब आता है रिडक्शन ऑफ इनइक्वलिटी। इतनी ज़्यादा इनइक्वलिटीज़ हैं विद इन डेमोक्रेसी में, तो किस तरह से हम इसको कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, है ना। तो वो अब हम पढ़ेंगे। ऑल इंडिविजुअल्स हैव इक्वल वेट इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स। ये तो कॉमन चीज़ है कि सारे लोगों के पास वोटिंग राइट्स अब आ चुके हैं, ठीक है। देयर इज अ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। In the process of bringing individuals into the political arena on an equal footing, we find growing economic inequalities. अब इस चीज़ में भी पॉलिटिक्स में अगर लाना है लोगों को, तो इसमें भी रिच लोग ज़्यादा आ जाते हैं पॉलिटिक्स में, पुअर लोग नहीं आ पाते हैं। तो क्या इनइक्वलिटीज़ हैं वो हम देखते हैं। पहला है अ स्मॉल नंबर ऑफ ultra rich enjoy a highly disproportionate share of wealth and incomes. Their share in the total income of the country has been increasing. क्या समझ में आता है इससे कि एक कुछ नंबर ऑफ, है ना, बहुत कम है रिच, लेकिन फिर भी कुछ जितने भी हैं रिच उनमें से हम कंट्री में सबसे ज़्यादा उनका शेयर जो होता है वो देखा जाता है। और आपके बुक में एक फ़ोटो है जिसमें एक बड़ा सा पिज़्ज़ा का स्लाइस बना हुआ है और एक जगह पे पुअर बैठे हुए हैं, एक जगह पे रिच बैठे हुए हैं। उसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से कितना ज़्यादा परसेंटेज पूरा का पूरा, है ना, कितना ज़्यादा परसेंटेज रिच को मिल रहा है और कितना कम पुअर को मिल रहा है, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि कुछ अल्ट्रा रिच हाई इंडिविजुअल्स हैं जिनका इतना ज़्यादा शेयर आता है वेल्थ का भी, इनकम्स का भी, और उनका भी जो उनका टोटल इनकम है कंट्री में उनका इंक्रीज होता जा रहा है, मतलब बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये भी एक आउटकम, ठीक है। तो ऑन द अदर हैंड हम देख रहे हैं कि जो पुअर लोग हैं, फिर उन सोसाइटी में जो पुअर लोग हैं उनके पास कुछ चीज़ नहीं है डिपेंड रहने के लिए। बेसिक एमेनिटीज़, बेसिक जो चीज़ें होती है वो भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। पानी उनको नहीं मिल रहा है पीने को, खाना खाने को नहीं मिल रहा है, कपड़े पहनने को नहीं मिल रहा है, क्लोथिंग की जो चीज़ें होती है उन्हें शेल्टर नहीं मिल रहा है। इतनी प्रॉब्लम्स हैं और रिच तो और रिच होते जा रहे हैं। तो दिस इज़ एन आयरनी ऑफ द सिचुएशन, ठीक है। और उनकी जो इनकम्स हैं, पुअर लोगों की जो इनकम्स हैं वो भी इनकम ऑफ द कंट्री से डिक्लाइन होती जा रही है। तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है। इन एक्चुअल लाइफ डेमोक्रेसीज डू नॉट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़। तो अगर देखा जाए ओवरऑल तो इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़ को रिड्यूस करने के लिए, इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़ को रिड्यूस करने में डेमोक्रेसी कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है। आया समझ में। अब हम आते हैं अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी में। देखिए इंडिया कितना ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है। इंडिया में पंजाबीज़ हैं, महाराष्ट्रियंस हैं, गुजरातीज़ हैं, सिख्स हैं, ठीक है, और कितने अलग अलग टाइप की कास्ट हैं, मुस्लिम्स हैं, हिंदू मुस्लिम बोलते हैं ना। तो देयर आर मेनी कास्ट, और इनके अलावा भी बहुत सारे रीजनल कास्ट्स होती हैं, जो लोकल कास्ट्स होती हैं। हर एक विलेज में एक कास्ट होती है, हर एक विलेज में। अब पहले तो बोला जाता था अपर कास्ट, लोअर कास्ट, अभी SCs, ST, OBCs, इस तरह की अलग अलग कास्ट्स होती हैं। तो इंडिया इज़ वेरी डाइवर्स कंट्री। अब इस डाइवर्सिटी को जो आपकी डिक्टेटोरियल रिजाइम्स होती हैं वो क्या करती हैं, इनको मारना पीना चालू कर देती है। फॉर एग्जांपल अगर हम केस देखें जर्मनी में, तो हिटलर ने क्या किया था, जो प्रॉपर जर्मन नॉर्डिक होते थे उन लोगों को रखा जाता था, बाकी के जितने भी दूसरे लोग होते थे उन लोगों को मार दिया जाता था, ठीक है। बोलते थे ना जेनोसाइड मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में जो हिटलर को नहीं पसंद थे जो लोग, उनको
बहुत ज़्यादा तादाद में मार दिया जाता था, है ना, कंसंट्रेशन कैंप्स में ले जाकर मार दिया जाता था। तो डिक्टेटोरियल रिजम्स तो यही करते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है, सोशल डाइवर्सिटी को वो अकोमोडेट करते हैं, है ना, उनको सीट्स देते हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन के लिए सीट्स देते हैं सेंट्रल असेंबली में, लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। सो नो सोसाइटी कैन फुल्ली एंड परमानेंटली रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग डिफरेंट ग्रुप्स। अलग अलग ग्रुप्स के बीच में कोई सी भी सोसाइटी, चाहे वो डिक्टेटरशिप हो, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, पूरी तरह फुल्ली परमानेंटली तो रिजॉल्व नहीं कर सकती कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, वो तो होना ही है। घर पे ही दो भाई बहन के बीच में लड़ाई हो जाती है, तो फिर क्या आप क्या कैसे सही करोगे, है ना, इतनी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स जो हो रही हैं डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के बीच में, वो कैसे सॉल्व करोगे। However, we can learn to respect these differences and we can evolve mechanism to negotiate the differences। लेकिन इन सारे differences को, भले ही वो मुस्लिम्स का कोई भगवान हो या फिर हिंदूज का कोई भगवान हो, अगर हमारे अंदर उनके लिए कुछ रिस्पेक्ट है ना, वो मायने रखती है। और इस तरह से उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको भी हम धीरे धीरे इम्प्रूव कर सकते हैं। डेमोक्रेसी इज बेस्ट सूटेड टू प्रोड्यूस दिस आउटकम। और डेमोक्रेसी बेस्ट सूट करती है इस आउटकम को प्रोड्यूस करने के लिए। डेमोक्रेसी के पास ही एबिलिटी है ना, एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस, डिविजन्स एंड कन्फ्लिक्ट्स इज अ प्लस पॉइंट ऑफ डेमोक्रेटिक रिजाइम्स। बट डेमोक्रेसी मस्ट फुलफिल 2 कंडीशंस इन ऑर्डर टू अचीव दिस आउटकम। इस आउटकम को अचीव करने के लिए 2 कंडीशंस को डेमोक्रेसी को फुलफिल करना पड़ेगा। क्या है ये 2 कंडीशंस? पहला है, the majority always needs to work with the minority so that government function to represent the general view। हमेशा मेजॉरिटी को माइनॉरिटी के साथ चलना चाहिए, ठीक है। पहले के टाइम पे इंडिपेंडेंस जब होने वाला था तब मुस्लिम्स को ऐसा लग रहा था कि हम माइनॉरिटी हैं, है ना। और हिंदूज में M.R. जयकर नाम के इंसान थे, आपने पढ़ा होगा नेशनलिज्म इन इंडिया में, जिन्होंने कि फुल्ली अपोज कर दिया था जिन्ना को कि हम रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, जिसके कारण फिर पार्टीशन की बात निकली थी, है ना। तो ये बहुत गलत बात है। आप अगर उसी टाइम पर अगर आप मुस्लिम्स को भी थोड़ी सी सीट्स दे देते, मुस्लिम्स ने क्योंकि ये एग्री कर लिया था, है ना, जिन्ना ने ये एग्री कर लिया था कि अगर आप थोड़ी सी हमें सीट्स दे देंगे तो हम पार्टीशन नहीं करेंगे। लेकिन फिर M.R. जयकर नाम के ऐसे कुछ लीडर्स, ठीक है, जो कि अपनी बात पे अड़े रहे और बोले कि नहीं, हमें मुस्लिम्स को बिल्कुल कुछ सीट्स वीट्स नहीं देना, कुछ नहीं होगा मुस्लिम्स का, मुस्लिम विल बी अ माइनॉरिटी इन इंडिया। इन लोगों के कारण फिर पार्टीशन हुआ और फिर पाकिस्तान अलग एक देश बन गया, ठीक है। तो ये गलत बात है। अभी के टाइम पर अगर हम मेजॉरिटी माइनॉरिटी साथ में वर्क ना करें तो पार्टीशन सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सब का भी हो सकता है। एंड दैट इज़ वाई मेजॉरिटी नीड्स टू वर्क विथ माइनॉरिटी। मेजॉरिटी को हमेशा माइनॉरिटी के साथ वर्क करना चाहिए। अब मेजॉरिटी का मतलब दूसरी चीज़ क्या है? रूल बाय मेजॉरिटी मीन्स दैट इन केस ऑफ एवरी डिसीजन और इन केस ऑफ एवरी इलेक्शन डिफरेंट पर्सन्स और ग्रुप्स में और कैन फॉर्म अ मेजॉरिटी। मेजॉरिटी का मतलब ये नहीं होता कि आप मेजॉरिटी इन लैंग्वेज के बेसिस पे बना लो, रिलीजन के बेसिस पे बना लो कि हाँ हमारी एक मुस्लिम की एक ग्रुप बना लिया हमने, ये एक मेजॉरिटी, हिंदूज का एक ग्रुप बना लिया, ये एक मेजॉरिटी। जैसे उस टाइम पर हिंदू महासभा बन गया था, मुस्लिम्स की मुस्लिम लीग बन गई थी, तो ये इस तरह के मेजॉरिटी नहीं बोला है। मेजॉरिटी मतलब अगर आपको मोदी जी को वोट देना है तो वो जो ग्रुप होगा उसे हम मेजॉरिटी कहेंगे। अगर आप राहुल गांधी को वोट देना चाह रहे हो तो वो जो ग्रुप होगा उसको आप मेजॉरिटी कहो। इलेक्शंस के बेसिस पे आप एक ग्रुप बना सकते हो, लेकिन आप किसी रिलीजन के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे कोई ग्रुप नहीं बना सकते। और इस कारण से ही पार्टीशन हुआ था, ये हम देख चुके हैं, हिस्ट्री में ऐसा हो चुका है। और इस कारण से ही हमें हिस्ट्री से सीखना चाहिए कि मेजॉरिटी ऑलवेज नीड्स टू वर्क विथ माइनॉरिटी, ठीक है, टू प्रोड्यूस गुड आउटकम्स। आया समझ? यस। सो लास्ट टॉपिक आता है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स। देखिए, डिग्निटी मतलब क्या होता है? सेल्फ रिस्पेक्ट। और फ्रीडम मतलब क्या होता है? खुद की जो आज़ादी होती है ना, वो। देखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट हर एक इंसान को चाहिए रहती है, भले ही वो एक स्वीपर हो या फिर कोई बड़ा सा प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट हो। हर एक इंसान को हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि हर एक की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। अगर हम उनसे गलत तरीके से बात करते हैं तो इट मीन्स वी आर नॉट अ गुड सिटीजन, बिकॉज इन इंडिया डेमोक्रेसी ही खुद सेल्फ रिस्पेक्ट देती है लोगों को, है ना। और अगर हम एक ईमानदार और एक अच्छे इंसान हैं, एक अच्छे सिटीजन हैं, तो हमें भी हर एक इंसान को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, रिस्पेक्ट दे के हमें उसे बात करनी चाहिए। चलिए, तो अब हम इसको डेप्थ में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इन बुक जो कि लिखा है, ठीक है। डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग द डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। देखिए, डेमोक्रेसी जो है ना, वो दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बहुत आगे स्टैंड करती है इन गिविंग द डिग्निटी एंड फ्रीडम टू द सिटीजन, ठीक है। दूसरी जो डिक्टेटरशिप्स होती हैं, मोनार्कीज होती है, वो इतना ज़्यादा डिग्निटी, रिस्पेक्ट, ठीक है, फ्रीडम नहीं देती है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, किसी के पास इतने सारी फंडामेंटल राइट्स नहीं होते जितने इंडिया में हैं, जितना डेमोक्रेसी के अंडर होते हैं।
द पैशन फॉर रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। और यही जो रिस्पेक्ट और फ्रीडम दी जाती है ये एक डेमोक्रेसी का नाम है। मतलब डेमोक्रेसी को अगर हम सोचते हैं तो हमारे अंदर यही आता है कि हाँ डेमोक्रेसी में रिस्पेक्ट दी जाती है, फ्रीडम बहुत सारी होती है, तो दैट इज द थिंग, है ना। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक द केस ऑफ द डिग्निटी ऑफ वुमेन। वुमेन की बात करते हैं कि बहुत समय से बहुत लॉन्ग स्ट्रगल्स ऑफ वुमेन चले हैं, वो वुमेन चले आ रहे थे, जिसके कारण आज के टाइम पर वुमेन और मैन को इक्वल देखा जाता है, ठीक है। वुमेन जो और जब ये लीगल चीज़ देखो पहले के टाइम पर क्या होता था, वुमेन प्रोटेस्ट करती थी कि वी वांट इक्वल राइट्स। धीरे धीरे प्रोटेस्ट चलता रहा, रैलीज निकलती है, बहुत चीज़ें हुई। बाद में जाकर के एक लॉ पास किया गया जिसके अकॉर्डिंग वुमेन एंड मैन इक्वल हैं। प्रॉपर्टी टू राइट टू प्रॉपर्टी वुमेन को भी दी जाने लगी, राइट टू प्रॉपर्टी मैन को पहले दी जाती थी, अब वुमेन को भी दी जाने लगी। वुमेन को वोटिंग राइट्स मिल गए। धीरे धीरे वुमेन का और मैन का इक्वल स्टेटस हो गया। आज भी इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो कि गर्ल और बॉय को बहुत अलग मानते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। बॉय चाइल्ड जो होता है उसको हायर एजुकेशन देने में सोचते हैं और गर्ल चाइल्ड को तो कुछ नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा होगा नॉर्मली इन द केस, अगर आपके घर में कोई मेड आती होगी, आपने देखा होगा उनके अगर बेटा बेटी दो बच्चे हैं, वो बेटे को बहुत पढ़ाते हैं, बेटी को अपने साथ काम करने के लिए ले आते हैं। दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग, ठीक है। आपको दोनों को एकदम पढ़ाना चाहिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए कि बेटे को पढ़ा रहे हैं बेटी को नहीं पढ़ा रहे हैं। दिस इज़ द वेरी बैड थिंग, है ना। इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए और वी होप दैट इन द फ्यूचर दिस थिंग विल एलिमिनेट, पूरी तरह एलिमिनेट हो जाएगी अपनी कंट्री से। तो यहाँ पर लॉन्ग स्ट्रगल्स ऑफ वुमेन हैव क्रिएटेड सम सेंसिटिविटी दैट रिस्पेक्ट एंड इक्वल ट्रीटमेंट of women are necessary ingredients of a democratic society. The same is true for caste inequalities. जैसे women और men का चलता है वैसे ही caste inequalities भी नहीं होनी चाहिए। अपर कास्ट लोअर कास्ट नहीं माना जाना चाहिए अभी के टाइम पे। भाई सब ह्यूमंस है तो क्या मतलब डिफरेंसेस, सारे के सारे लोग ही तो इंसान हैं, ठीक है। तो क्या डिफरेंसेस कि ये मतलब कास्ट के बेसिस पे डिफरेंसेस आर वेरी रबिश थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है द सेम इज ट्रू ऑफ कास्ट। Democracy in India has strengthened the claims of the disadvantaged and discriminated caste of equal status and equal opportunity। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डेमोक्रेसी जो है वही एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसने डिसएडवांटेज, जिन लोगों को प्रॉपर एडवांटेजेस नहीं मिलते हैं और जिन लोगों को बहुत डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, अपने से बहुत अलग समझा जाता है, उन लोगों को बहुत नीचे से ऊपर उठाने वाली डेमोक्रेसी ही है। पहले लोगों को कुछ नहीं मिलता था, पहले लोगों को बहुत प्रोटेस्ट किया जाता था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करते थे ये लोग, ठीक है। बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी इनको, एकदम बहुत गंदा समझा जाता था। बोलते थे लोग इनको छूने से हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम्स आती थी इनको, ठीक है। मैरिज में भी अगर कभी अपर कास्ट लोअर कास्ट में मैरिजेस में भी बहुत प्रॉब्लम आती थी। टेम्पल्स में नहीं आने दिया जाता था, वेल्स में से पानी लेने नहीं दिया जाता, तो ये प्रॉब्लम्स आती। लेकिन आज के टाइम पे जितनी तादाद में उस समय पे ये सारी चीज़ें होती थी ना, उतनी तो नहीं होती आज के टाइम पर। हाँ मैं ये नहीं बोल रही कि पूरी तरह ख़त्म हो गई, लेकिन बहुत हद तक ख़त्म हो गई है। आज भी ये चीज़ें जो है होती है ना, ये कहीं ना कहीं 5% to 10% इंडिया में है, ठीक है। एंड वी वांट दैट कि फ्यूचर में ये पूरी तरह ख़त्म हो जाए, लेकिन अभी भी हैं ये चीज़ें। पहले के टाइम पर तो ये 100% 200% तक थी। आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंडिविजुअल्स टुडे बिलीव दैट देयर वोट मेक्स अ डिफरेंस इन द वे द डेमोक्रेसी इज रन एंड टू देयर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट। बहुत सारे इंडिविजुअल्स ये मानते हैं कि उनका जो वोटिंग का जो चीज़ है उससे बहुत फ़ायदा होता है, बहुत डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं पॉलिटिक्स में। अगर वो चाहें तो वो मतलब किसी भी लीडर को जिता सकते हैं, अगर वो चाहे किसी भी लीडर को हरा सकते हैं। वो उन पर डिपेंड करता है, सिटीजन्स पे डिपेंड करता है ये। तो ये लोग समझने लग गए कि हाँ उनका वोट कितना ज़्यादा मायने रखता है, कितना इंपॉर्टेंट, कितना एसेंशियल होता है। डेमोक्रेटिक एग्जामिनेशन नेवर गेट्स ओवर। डेमोक्रेटिक एग्जामिनेशन कभी ख़त्म नहीं होता। देखो एज इट पासिस वन टेस्ट इट प्रोड्यूसेस अनदर टेस्ट। ऐसा क्यों कहा गया है? लोग जो होते हैं ना, जैसे कोई फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी से कोई लॉ आया, गवर्नमेंट ने कुछ लॉ पास किया, लोगों को वो पसंद तो आया, लेकिन कुछ परसेंट लोगों को उसके अंदर भी कमियां निकालने चालू कर दी। वो चाहते हैं कि अब ये लॉ जो है वो इस तरह मोल्ड होकर फिर से आ जाए। अब जब गवर्नमेंट को समझ में आता है कि हाँ कुछ सिटीजन्स जो हैं वो इस चीज़ को भी विरोध कर रहे हैं इसका भी, तो वो क्या करते हैं, अब उसको मोल्ड करने की कोशिश करते हैं जैसा लोग चाहते हैं। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये मतलब डेवलपमेंट ही होते जा रहे हैं ना। धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें लॉ में ऐड होती जा रही हैं और डेवलपमेंट होता जा रहा है। और यही एक डेमोक्रेसी का एक फुल्ली बोल सकते हैं डेमोक्रेसी की सक्सेस का एक ये ओपन टेस्टिमनी है कि लोग कंप्लेन करते हैं और फिर जब वो इम्प्रूवमेंट होता है तो वही तो इम्प्रूवमेंट चाहिए हमें। डेमोक्रेसी और इम्प्रूव होती जा रही है।
तो इसलिए कहा है द फैक्ट दैट पीपल आर कंपेयरिंग इज इटसेल्फ अ टेस्टिमनी टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। आया समझ? तो ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब देखिए हिस्ट्री के, सिविक्स के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के, सब के टर्म 2 का फुल सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आपके पास वीडियो सारे प्रोवाइडेड है, आप सारे देख लीजिए। और उसके बाद में भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसको ज़रूर जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ठीक है, अब लास्ट में, ठीक है, लास्ट में एक मैप्स का मैं एक वीडियो लाऊंगी जिसमें जितने भी सारे मैप्स हैं, ठीक है, हिस्ट्री के हों, ज्योग्राफी के, सारे के सारे मैप्स जो हैं सब हम डिस्कस करेंगे, मार्क करके देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे उसकी। वो एक लास्ट वीडियो होगा और उसके बाद आपका टर्म 2 का सिलेबस फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा सोशल साइंस का, है ना। एंड देन यू आर फ्री टू स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ योर टर्म 2, है ना, सोशल साइंस। एंड देन वी विल होप दैट ईच एंड एवरी वन ऑफ अस, ठीक है, गेट फुल मार्क्स इन सोशल साइंस, एंड सो इट वुड give a good impact on our percentage also, ठीक है, no, overall percentage also. So let's hope for it. Please like, share and subscribe to the channel. Hit the bell icon to get all the notifications and updates. So till that time, stay safe, stay connected. This is Prisha Kafaria signing off.